कराची की झुलसा देने वाली धूप में एक दुबला पतला सफेद शेरवानी पहने आदमी धीरे धीरे कार से उतरता है। भीड़ पागलों की तरह एक ही नाम पुकार रही है, जिन्ना, 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 एंडन सफर सन सन नैन। लेकिन उस शोर के बीच डॉक्टर की फुसफुसाहट चाकू की तरह काटती है। उनके पास ज्यादा समय नहीं है, कुछ महीने, शायद उससे भी कम। यह आदमी अभी अभी एक नया देश बनाकर लौटा है। सीमाएं बदल चुकी हैं, नक्शे फाड़कर फिर से खींचे जा चुके हैं, लाखों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। और इस उथल पुथल के बीच पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना अपने भीतर टिक टिक करती घड़ी की आवाज सुन रहे हैं। हर सांस उन्हें याद दिला रही है कि उनका समय खत्म हो रहा है। आप सोचते हैं, यह अस्थमा से जूझता, टीबी से टूटता, चुप सा आदमी इतनी बड़ी, इतनी डरावनी कह आनी का नायक कैसे बना? और शायद सबसे कड़वा सवाल यह है, अगर जिन्ना के सामने यह समय की निर्दयी सीमा न होती, तो क्या उपमहाद्वीप की कहानी दूसरी होती? क्या उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी, एक और दुबला पतला वकील मोहनदास करमचंद गांधी, उसी तरह इतिहास में खड़ा दिखाई देता, या सब कुछ बदल जाता? इस सवाल का जवाब समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, बहुत पीछे, एक ऐसे शहर में जो तब किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि किसी दिन दो देशों के बीच पड़ जाएगा। कराची, दन साल 1876। सिंध के तट पर बसा कराची अभी ब्रिटिश हुकूमत का बढ़ता हुआ व्यापारिक शहर है। समुंदर से आती हवा में नमक और कोयले की गंध घुली है। बंदरगाह पर जहाज लग रहे हैं, अंग्रेज अफसर अपनी टोपी सीधी कर रहे हैं, और किसी को अंदाजा नहीं कि एक छोटे से घर में जन्मा बच्चा आने वाले दशकों में इन्हीं अंग्रेजों की नींव हिला देगा। उस छोटे से घर में जिन्ना भाई पूंछा नाम का एक व्यापारी बेचैनी से टहल रहा है। तीसरी मंजिल के कमरे में उनकी पत्नी मीठी बाई प्रसव पीड़ा से कराह रही है। हवा में दुआओं की धीमी सरगो शियाम है। कुछ देर बाद एक हल्की लेकिन साफ सी रोने की आवाज कमरे को भर देती है। दाई मुस्कुराकर कहती है, लड़का हुआ है। यह लड़का, जो उस पल इतना साधारण लगता है, आगे चलकर इतिहास की सबसे विवादित शख्सियतों में से एक बनेगा, मोहम्मद अली जिन्ना। बचपन में जिन्ना न तो किसी सूफी दरगाह के चमत्कारिक बच्चे की तरह मशहूर थे, न ही किसी कथा के राजकुमार की तरह। वह एक आम सा लेकिन अजीब तरह से चुप बच्चा था। उसकी आंखों में लगातार कुछ न कुछ गिनने, तौलने, समझने की कोशिश दिखाई देती थी। जब दूसरे बच्चे गली में खेलते, वह अक्सर किसी कोने में ठिकर लोगों को देखता रहता, कैसे सौदा होता है, कौन किससे झूठ बोल रहा है, किसकी आवाज में ताकत है और किसकी में डर। जिन्ना भाई चाहते थे कि बेटा बड़ा होकर व्यापार संभाले। उनके लिए दुनिया का मतलब था माल, मुनाफा और मोल भाव। लेकिन यह शांत बच्चा किताबों में, नक्शों में और अखबारों में खोता जा रहा था। वह कराची के स्कूलों में पढ़ता, फिर अचानक पढ़ाई छोड़कर किसी और स्कूल में दाखिल हो जाता, जैसे उसकी जिंदगी की रेल सही पटरी ढूंढ रही हो। सिंध मदरसा से लेकर क्रिश्चियन मिशन स्कूल तक हर जगह वह थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा दूरी बनाकर दोस्त उसे अंग्रेजी वाला कहने लगे, क्योंकि वह साफ सुथरी पोशाक, करीने से संवरे बाल और गंभीर चेहरे के साथ ऐसे चलता जैसे कोई अंग्रेज अफसर हो। लेकिन घर के भीतर एक दूसरी कहानी चल रही थी। जिन्ना भाई के व्यापार में धीरे धीरे उतार चढ़ाव शुरू हुए। अफीम, कपड़ा, मसालों का व्यापार ब्रिटिश नियमों की गिरफ्त में आ रहा था। बाजार बदल रहा था, कानून बदल रहे थे। जिन्ना भाई को पहली बार अपने ही बेटे की नज़र में एक और सच्चाई दिखने लगी। व्यापार सिर्फ गिनती नहीं, कानून की भाषा भी है। और यह भाषा, वह समझने लगा, जिन्ना को खींच रही है। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने जिन्ना की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। कराची की दोपहर, घर के कमरे में बेहद गर्मी है। जिन्ना भाई ने एक को अपने सामने बिठाया है। लंदन जाना है तुझे, वे धीमी लेकिन ठोस आवाज में कहते हैं। एक अंग्रेज कंपनी है, शिपिंग वाला काम है, खा लेगा तो बड़ा आदमी बनेगा। 16 साल का मोहम्मद अली जिन्ना चुप बैठा रहता है। उसकी आंखें खिड़की से बाहर दूर कहीं देख रही हैं, जैसे वह कराची की गली नहीं, दुनिया का नक्शा देख रहा हो। उसके सामने दो रास्ते हैं, एक सुरक्षित, जो पिता दिखा रहे हैं, और एक धुंधला, जो
वह अपने भीतर महसूस कर रहा है, लेकिन खुद भी ठीक से देख नहीं पा रहा। कुछ ही महीनों बाद एक दुबला सा लड़का अकेला जहाज पर चढ़ रहा होता है, हाथ में छोटा सा बक्सा, दिल में सवालों का तूफान। बक्से में कपड़े, कुछ किताबें, दिल में एक अस्पष्ट सी बेचैनी और शायद एक ऐसा जिद्दी एहसास जिसे वह शब्द नहीं दे पा रहा। मैं सिर्फ किसी का कर्मचारी बनकर नहीं रहूंगा, मुझे खुद नियम बनाने हैं। लंदन उस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं, साम्राज्य की राजधानी है। ऊंची इमारतें, कोहरे में खोई गलियां, गैस के लैंपों की पीली रोशनी, घोड़ा गाड़ी की आवाजें और हर तरफ अंग्रेजी सत्ता का गुरूर। मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया में अचानक फेंक दिया गया एक नौजवान है, जिसकी जेब में ज्यादा पैसे नहीं और जिसकी जबान पर अभी भी सिंध की हल्की मिट्टी लगी है। जिस कंपनी में उन्हें काम करना था, उसका ऑफिस सधा हुआ, चमकदार और ठंडा है। वहां फाइलों का ढेर है और लोगों के चेहरों पर वह खास मुस्कान जो सिर्फ तनख्वाहदार कर्मचारियों के पास होती है, समझौते की मुस्कान। कुछ ही महीनों में जिन्ना को समझ आ जाता है, यह वह जिंदगी नहीं है जिसे वह जी सकता है। अंदर कहीं कोई आवाज बार बार कहती है, तुम यह कागज पलटने नहीं, इतिहास पलटने आए हो। ये पहला बड़ा ट्विस्ट था। वह नौकरी जिसके लिए उसे कराची से भेजा गया था, वह लगभग छोड़ देता है और एक नई, कहीं ज्यादा खतरनाक राह चुनता है, कानून की पढ़ाई। लंदन में कानून पढ़ना आसान काम नहीं था। पैसे कम थे, मौसम सख्त था और रंग रूप के कारण वह वहां कभी पूरी तरह अपना नहीं बन सकता था। लेकिन जिन्ना ने एक अजीब तरह का हथियार चुन लिया, अनुशासन। वह घंटों तक लाइब्रेरी में बैठा रहता, किताबों के बीच खोया हुआ। उसकी कॉपी में लिखावट इतनी साफ होती कि जैसे किसी मशीन ने लिखा हो। वह अपने कपड़ों, अपने समय, अपने शब्दों, हर चीज को व्यवस्थित करने लगा, जैसे वह खुद को एक सख्त, तीखी धार वाली तलवार की तरह गढ़ रहा हो। रात के वक्त जब कुछ अतिरिक्त पैसे कमाने की जरूरत होती, तो एक और सपने ने सिर उठाया। जिन्ना को थिएटर से प्यार हो गया। लंदन के मंच पर चलती रोशनी, पर्दे के पीछे की आपाधापी, अभिनेता की आवाज की ताकत, उसे सब कुछ मोह लेने लगा। उसने खुद सोचा, क्यों न मैं ही अभिनेता बन जाऊं। कुछ लोगों ने याद किया है कि उसने मंच पर छोटा मोटा अभिनय भी किया और वह इतना अच्छा था कि अगर वह वकील न बनता तो शायद मंच का सितारा बन सकता था। कल्पना कीजिए, अगर जिन्ना ने उस वक्त थिएटर चुन लिया होता तो क्या कोई और उपमहाद्वीप का नक्शा बदल देता, या लाखों लोगों की किस्मत बदलने वाली वह टक्कर जिन्ना बनाम गांधी कभी होती ही नहीं। लेकिन इतिहास कभी कभी एक छोटे से चुनाव से पूरी तरह बदल जाता है। थिएटर का सपना जितनी चमक के साथ आया था, उतनी ही शांति से पीछे हट गया। त्योहार की रोशनी की तरह बाकी रह गई कानून की ठंडी, तार्किक, निर्दयी दुनिया। लंदन में रहते हुए वह सिर्फ कानून नहीं पढ़ रहा था, वह ब्रिटिश राजनीति को भी देख रहा था। हाउस ऑफ कॉमन्स की बहसें, विलियम ग्लैडस्टोन जैसे नेताओं की जोशीली तकरीरें, भाषणों की वह काबिलियत कि शब्दों से सरकारें बदल जाएं, यह सब जिन्ना की आत्मा में किसी नशे की तरह उतरता जा रहा था। बालकनी में खड़े वह सोचता, एक दिन मैं भी इस तरह बोलूंगा, लेकिन मेरी आवाज इस इमारत में नहीं, किसी और जगह गूंजेगी जहां मेरे अपने लोग बैठेंगे। उसी दौरान लंदन में एक और भारतीय नाम धीरे धीरे उभर रहा था, दादा भाई नौरोजी, एक पारसी जो ब्रिटिश संसद में भारतीयों की बात रखने जा रहा था। भारत की गरीबी पर उनका भाषण जिन्ना के लिए सिर्फ एक आंकड़ों का कागज नहीं, बल्कि चेतावनी था। अगर भारतीय खुद अपनी बात नहीं कहेंगे तो कोई उनकी कहानी नहीं लिखेगा। उसी शहर में लगभग उसी समय दूर गुजरात के एक नौजवान मोहनदास गांधी भी लंदन के कानून कॉलेज में पढ़ रहे थे। दोनों शायद एक ही सड़क से गुजरे हों, शायद एक ही धुंधली शाम को एक ही चाय खाने के पास से निकले हों, लेकिन एक दूसरे से अनजान। कौन सोच सकता था कि सालों बाद ये दो शांत से दिखने वाले वकील ऐसी टक्कर देंगे कि पूरी धरती पर उसकी गूंज सुनाई देगी। द स्टार सनसर द लंदन से बैरिस्टर बनकर लौटते वक्त मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ 20-21 साल के हैं। कराची के लिए रास्ता खुला है, लेकिन वह सीधे घर नहीं लौटते। उनकी नजरें एक और बड़े शहर पर टिकी हैं, बम्बई। बम्बई उस दौर में जैसे उबलता हुआ बर्तन है। कपास मिलें, कारखाने, यूनियन,
बंदरगाह, अंग्रेज, पारसी, हिंदू, मुसलमान, गुजराती, मराठी, सिंधी और सबके ऊपर बैठा ब्रिटिश राज। ये शहर एक बात साफ कहता है, अगर बड़ा बनना है तो यहीं बनो। जिन्ना ने फैसला किया वह यहीं लड़ेगा। लेकिन बंबई की अदालत में जगह बनाना किसी समुंदर को तैर कर पार करने जैसा था। वहां पहले से ही नामी वकील थे, पारसी जबरदस्त वक्ता थे, अंग्रेज अफसरों के पसंदीदा लोग थे। उनमें से ही एक था, एक चमकदार, तेज तर्रार पारसी वकील जो अदालत में लगभग स्टार की तरह माना जाता। लोग कहते, अगर यह मुकदमा ले ले तो आधी जीत तो वैसे ही हो जाती है। उसी को हम यहाँ जिन्ना का पहला बड़ा प्रतिद्वंद्वी मान सकते हैं, न सिर्फ अदालत में बल्कि सम्मान और प्रभाव की दौड़ में। बंबई हाईकोर्ट की सीढ़ियों पर एक तरफ यह स्थापित, आत्मविश्वास से भरा वकील था, दूसरी तरफ बहुत कम उम्र का, काले कोट और टाई में, पतली मुंह ओं वाला मोहम्मद अली जिन्ना, जो पहली नज़र में किसी क्लर्क जैसा दिखता, बड़े वकील जैसा नहीं। कई मुवक्किल ने उसे देखकर मुंह मोड़ लिया। किसी ने कहा, इतने छोटे से लड़के पर केस क्यों भरोसा करें? किसी ने हंसकर पूछा, अंग्रेजी तो ठीक से आती है ना? लेकिन जिन्ना ने अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ाई आवाज ऊंची करके नहीं, बल्कि सुई की तरह धारदार दिमाग से शुरू की। वह हर केस के कागजा तो ऐसे पढ़ता जैसे किसी की आत्मा को उधेड़ रहा हो। तारीखें, बयान, गवाह सब उसे जैसे जिंदा नजर आते। जब वह पहली बार अदालत में सीधा, ठंडा, नापातुला अंग्रेजी में बोलना शुरू करता है तो जज को भी रुककर ध्यान देना पड़ता है। उसकी आवाज में कोई नाटकीयता नहीं, कोई बेवजह का जोर नहीं, जैसे तेज धार वाला चाकू बर्फ काट रहा हो। धीरे धीरे, साल दर साल जिन्ना का नाम जमने लगा। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के अबर खड़ा हो गया। लोग कहने लगे, अगर केस मुश्किल हो तो मोहम्मद अली जिन्ना को बुलाओ। एक समय तो यह तक हुआ कि जिस वकील ने कभी उसे नज़रअंदाज किया था, उसे एक अहम केस में जिन्ना के साथ मिलकर काम करना पड़ा। अदालत के गलियारे में उनकी नज़रों की वह खामोश टक्कर, युवा, उभरता जिन्ना और पुराना सितारा, बंबई की कानूनी दुनिया के लिए नई कहानी की शुरुआत थी। लेकिन अदालत की लड़ाइयां जिन्ना के लिए अब काफी नहीं थीं। कानून की धारा के पीछे उसे जो असली ताकत दिखने लगी वह थी राजनीति। उसी दौर में बंबई के हॉलों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठकों की आवाजें उठने लगी थीं। अंग्रेज राज के खिलाफ भारतीय शिक्षित वर्ग अपनी भाषा, अपने हक, अपनी संसद की मांग कर रहा था। जिन्ना पहले पहले इन सभाओं में सिर्फ दर्शक के रूप में जाते। वह पीछे की कुर्सी पर बैठकर लोगों को बोलते हुए देखता। नौरोजी, फिरोज जा, अशाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग नारे नहीं, तर्क देते थे, गुस्सा नहीं, तमीज से भरी मांग रखते थे। यही जिन्ना की प्रकृति के यादा करीब था। एक शाम एक सभागार में वह गोखले को सुन रहा था। गोखले कह रहे थे, हमारा रास्ता संवैधानिक है, हम कानून की ताकत से ही इस राज को चुनौती देंगे। जिन्ना को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर के विचारों को शब्द दे दिए हों। अदालत में जो सधे हुए वाक्य वह बोलता था, वही अब वह राजनीति में सुन रहा था। उस रात वह करवटें बदलता रहा। बंबई की उमस भरी हवा में उसके मन में एक नया सवाल जाग गया, क्या मैं सिर्फ अदालत में ही सीमित रहूंगा, या अब वक्त आ गया है कि मैं कानून बनाने वालों के बीच जाऊं? कुछ ही समय बाद कांग्रेस के सत्र में उसे जिम्मेदारी दी गई एक प्रस्ताव का मसौदा तैयार करने की। यह पहली बार था जब कानून की भाषा, जिसका वह इस्तेमाल अदालत में करता था, अब भारतीय राजनीति की मेज पर रखी जाने वाली थी। उसके शब्दों में शालीनता थी, लेकिन भीतर तल्खी थी, अंग्रेज राज को सीधा सामना करने वाली तल्खी। जिन्ना धीरे धीरे कांग्रेस के भीतर एक उभरता हुआ सितारा बन रहे थे। अंग्रेजी में उनका पकड़, उनके शांत स्वभाव और उनकी कानूनी समझ ने उन्हें नेताओं के बीच एक अलग पहचान दी। लेकिन यह कहानी इतनी सीधी नहीं थी। कांग्रेस के भीतर भी प्रतिस्पर्धा थी। कौन अगली पंक्ति में आएगा, किसकी बात सुनी जाएगी, किसकी नहीं। और बंबई के मंच पर जहां एक तरफ जिन्ना खड़े थे, वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे एक और मॉडल उभरने वाला था, जन आंदोलन, असहयोग, सत्याग्रह का मॉडल, जिसे लेकर कुछ साल बाद गांधी लौटेंगे। यह वही बिंदु था जहां जिन्ना और उनके अदृश्य प्रतिद्वंद्वी के बीच दूरी तो थी, लेकिन टक्कर की दिशा तय हो चुकी थी। एक रास्ता, कानून,
संविधान, बहस, क्रमिक बदलाव। दूसरा, जन सैलाब, जेल, सिविल नाफरमानी, नैतिक दबाव। इतिहास को तय करना था कि कौन सा रास्ता जीतता दिखेगा और किसकी कीमत पर। मगर अभी जिन्ना के सामने एक और जटिल प्रश्न था, सिर्फ भारत नहीं, उसके भीतर की मुसलमान आबादी का सवाल। बंबई की सड़कों पर चलते हुए वह देखता कि कैसे सार्वजनिक पार्क में कुछ जगहों पर मुसलमानों के लिए अलग बेंचें होतीं, कुछ महफिलों में मुसलमानों को कमतर नज़र से देखा जाता, तो कहीं हिंदू नेताओं को मुसलमान जनता की चिंताओं से दूर माना जाता। उधर मुसलमान समाज के अंदर भी संदेह की दीवारें थीं। उन्हें लगता कि कांग्रेस सिर्फ हिंदू बहुमत की आवाज़ है। यहीं से जिन्ना की जिंदगी में एक और मोड़ आता है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का जन्म और उसके साथ उनका संबंध। शुरुआत में जिन्ना लीग से दूरी बनाए रखते हैं। उन्हें तंग नज़र वाली सांप्रदायिक राजनीति पसंद नहीं। वे खुद को सभी भारतीयों का प्रतिनिधि मानना चाहते थे। बाद में उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया। लेकिन इतिहास की विडंबना देखिए, जिसे एकता का राजदूत कहा गया वही आगे चलकर विभाजन का चेहरा बन जाता है। ये सबसे बड़ा, सबसे कठोर ट्विस्ट था जिसकी नींव अनजाने में इन्हीं वर्षों में पड़ने लगी। 1910 में जिन्ना को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुन लिया गया। अब वह रफ अदालत में वकील नहीं थे। अब वे उस संस्था के अंदर पहुंच गए थे जहां से पूरे देश के लिए कानून बनते थे। उनके सामने एक विशाल, ठंडी, संगमरमर की इमारत थी जहां अंग्रेज अफसर ऊंची कुर्सियों पर बैठते और भारत की तकदीर पर बारीक अक्षरों में फैसले लिखे जाते। उसी हॉल में जहां कभी उन्हें केवल किताबों में पढ़ी हुई ब्रिटिश संसद की गूंज सुनाई देती थी, अब उनकी अपनी आवाज गूंजने वाली थी। लेकिन उनके पास भी समय की एक अपनी सीमा थी, न सिर्फ उनके शरीर की, जिसकी बीमारी चुपचाप शुरू हो चुकी थी, बल्कि राजनीति की भी। ब्रिटिश राज हमेशा नहीं रहेगा। उनके पास कुछ ही साल हैं जिसमें उन्हें अपने लोगों की जगह इतिहास में तय करनी है, वरना देर हो जाएगी। और कहीं दूर दक्षिण अफ्रीका में एक और वकील, मोहनदास गांधी, रंगभेद के कानूनों से भिड़ रहा है। उसके पास लोगों की भीड़ जुटाने की कला है। जिन्ना के पास कानून और तर्क की धार, दोनों अलग अलग मोर्चों पर लड़ रहे हैं। लेकिन जिस दिन वे आमने सामने आएंगे, इतिहास की घड़ी की सुइयां तेज हो जाए वहीं से शुरू होगा वह दौड़ता हुआ मुकाबला, जिसमें न किसी के पास पर्याप्त समय होगा, न पर्याप्त जगह पीछे हटने की। अभी के लिए मोहम्मद अली जिन्ना बंबई से दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन में बैठे हैं। हाथ में कुछ फाइलें, आंखों में एक सख्त सा निश्चय। खिड़की के बाहर भागते हुए खेत, गांव, नदियां, यह सब उस भारत की तस्वीर है जिसकी आवाज बनना वह चाहते हैं। उन्हें नहीं पता कि इसी सफर में, इसी राजनीति के बीच वे एक दिन अपने ही विरोधी सपने से टकराएंगे। ऐसा सपना जो भारत को एक ही देश मानता है, जबकि उनका रास्ता धीरे धीरे एक अलग मुंह एल्क की तरफ मुड़ जाएगा। ट्रेन की खिड़की से आती हवा उनके चेहरे पर पड़ती है। वह आंखें बंद करते हैं, जैसे मन ही मन एक वादा दोहरा रहे हों, मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर सकता। जो कहना है, जो बदलना है, वह सब इसी जिंदगी में, इसी सीमित वक्त में करना होगा। घड़ी की सुइयां चल रही हैं और यह तो अभी शुरुआत भर है। दिल्ली की वही हवा है, वही संसद की इमारत, वही संगमरमर की सीढ़ियां, लेकिन तस्वीर बदल चुकी है। कल तक जो नौजवान बैरिस्टर पीछे की बेंच पर चुपचाप नोट्स लेता था, आज वही आदमी उठकर खड़ा होता है और पूरा हाल खामोश हो जाता है। मोहम्मद अली जिन्ना अब सिर्फ एक वकील नहीं, हिंदुस्तान की सियासत में उभरती हुई तेजधार हैं। पर उसी समय इसी महाद्वीप के किसी दूसरे शहर में एक और दुबला पतला वकील भीड़ के बीच खड़ा है। लोग उसकी धोती खींचते, उसके पैरों को छूते, महात्मा गांधी की जय एंड सौम्य के नारे लगाते हैं। यहाँ दिल्ली में जिन्ना कानून की धार से लड़ रहे हैं, वहाँ गांधी जनसमुद्र की लहरों पर सवार हैं। एक ही दुश्मन, ब्रिटिश राज, पर दो रास्ते, और केवल एक ही के पास समय रहेगा कि वह इतिहास की आखिरी लकीर खींच सके। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की पहली बैठक, ऊंची ऊंची छतें, पंखों की धीमी घरघराहट, लकड़ी की लंबी मेजें, अंग्रेज अफसरों के ठंडे चेहरे। एक कोने में अपेक्षाकृत युवा काले कोट, सटीक टाई और पतली मूंछों के साथ मोहम्मद अली जिन्ना।
पहले पहल अंग्रेज सदस्य उसे संदेह से देखते हैं। एक और भारतीय सदस्य यह कुछ जोशीली लेकिन खोखली बातें करेगा, फिर बैठ जाएगा। लेकिन जैसे ही जिन्ना बोलना शुरू करते हैं, माहौल बदल जाता है। उनकी अंग्रेजी साफ, धारदार और बिना किसी अनावश्यक ऊंच नीच के। वह किसी भावुक नेता की तरह मुंह से आग नहीं उगलते, बल्कि बर्फ की तरह ठंडी तर्क की धार से सरकार पर वार करते हैं। किसान और मजदूर के टैक्स के मुद्दे पर, भारतीयों की कानूनी सुरक्षा पर, गिरफ्तारियों की मनमानी पर वे एक एक बिंदु उठाते हैं, जैसे किसी सर्जन ने चाकू हाथ में ले रखा हो। एक बार जब किसी ब्रिटिश सदस्य ने तंज कसा, आप लोग अभी स्वराज की बात करने की स्थिति में नहीं हैं, तो जिन्ना ने बिना आवाज ऊंची किए जवाब दिया, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे, हम वह हक मांग रहे हैं जो इस देश के लोगों ने आपके साम्राज्य को बनाने के लिए अपने खून पसीने से चुका दिया है। कमरा कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। जजों के सामने बहस करने वाला वकील अब साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा था। यहीं से जिन्ना का एक नया चेहरा बनना शुरू हुआ। वह भारतीय नेता जो अंग्रेजों की भाषा में, अंग्रेजों के नियमों से अंग्रेजी राज को चुनौती दे सकता था। उनकी इस अद्भुत क्षमता ने उन्हें कांग्रेस के भीतर भी अलग जगह दी। वक्ताओं की भीड़ में वह आदमी थे जो चिल्लाते नहीं, लेकिन उनकी बातों के बाद कमरे में गूंज देर तक ठहर जाते। धीरे धीरे उन्हें एक और उपाधि मिलने लगी, हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत। बंबई की एक शाम, चमकदार हॉल, पीतल के फानूसों की रोशन। सामने मंच पर कांग्रेस के नेता बैठे हैं। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी जैसे नाम अभी भी हवा में तैरते हैं। कुछ जा रहे हैं, कुछ उभर रहे हैं। तभी एक पतला संजीदा सा आदमी मंच की ओर बढ़ता है। ये वही जिन्ना है जो अब सिर्फ अदालत से नहीं, राजनीति के मंच से भी पहचाने जाने लगे हैं। सत्र में बहस है, हिंदू और मुसलमानों के राजनीतिक अधिकार कैसे बराबरी से सुरक्षित किए जाए। एक तरफ डर है कि बहुमत की संख्या अल्पसंख्यकों को दबा देगी, दूसरी तरफ डर है कि अलग अलग प्रतिनिधित्व से देश टुकड़ों में बढ़ जाएगा। जिन्ना इस खाई के बीच पुल बनना चाहते हैं। उन्होंने देख लिया था कि अगर यह फांक गहरी हुई तो कोई भी संविधान, कोई भी आजादी टिक नहीं पाएगी। इसी सोच से वह उस समझौते की तरफ बढ़ते हैं जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना जाएगा, लखनऊ समझौता। साल 1916, लखनऊ का सत्र। कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, दो अलग अलग राजनीतिक मंच, पहली बार गंभीरता से एक दूसरे को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। हॉल के भीतर गर्मागर्म चर्चा, बाहर गाड़ियों की खटर-पटर, बीच बीच में उठते नारे। जिन्ना दोनों तरफ घूमते हैं, कभी कांग्रेस के नेताओं से, कभी लीग के प्रतिनिधियों से। उनके हाथ में कागज है जिस पर नई राजनीति का खाका बन रहा है। आखिरकार लखनऊ समझौते के रूप में जो बात सामने आती है, वह ब्रिटिश राज के लिए पहली बड़ी चेतावनी बनती है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ खड़ी हैं, हिंदू और मुसलमान कम से कम कागज पर राजनीतिक साझेदारी पर राजी हो चुके हैं। लोग उन्हें देखकर कहते हैं, यह आदमी सच में एकता का राजदूत है। अगर यह ज्यादा समय तक जिएगा तो शायद भारत की तकदीर बदल देगा। विडंबना देखिए, जिस शख्स पर एकता की मोहर लग गई थी, उसी के हाथों से कुछ ही दशकों में विभाजन की लकीर खींचने वाली थी। ये पहला बड़ा ट्विस्ट था। लेकिन इतिहास किसी एक समझौते पर थमता नहीं। जैसे ही एक पुल बनता है, कहीं और जमीन दरकने लगती है। पहले विश्व युद्ध की आग दुनिया भर में लगी हुई थी। ब्रिटिश राज भारतीय सैनिकों से लड़ाइयां लड़वा रहा था, बदले में केवल वेग वादे। युद्ध के बाद सुधार होंगे, आपको और अधिकार मिलेंगे। देश के भीतर बेचैनी बढ़ रही थी। फिर आया कानून रॉलेटी एक्ट, एक ऐसा कानून जो सरकार को लगभग असीमित अधिकार देता था कि वह बिना मुकदमा चलाए, बिना सबूत सार्वजनिक किए किसी को भी गिरफ्तार रख सके। जिन्ना, जो कानून के हर शब्द का वजन समझते थे, इस एक्ट को पढ़ते ही जैसे आग बबूला हो उठे। उन्हें लगा, यह तो कानून की हत्या है, यह तो अदालतों का अपमान है। उन्होंने काउंसिल में उठकर विरोध किया, लिखकर विरोध किया, हर फोरम पर कहा, आप यह कानून बनाकर हमें औपचारिक गुलामी से भी नीचे धकेल रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने सुनने से इनकार कर दिया। और फिर अमृतसर में जलियांवाला बाग में गोलियां
चलीं। सैकड़ों निहत्थे लोगों के शरीर जमीन पर गिर गए। खून से भीगा मैदान, दीवारों पर गोलियों के निशान, पूरे देश की रगों में लावा दौड़ गया। जिन्ना के लिए यह घटना केवल भावुक आक्रोश नहीं थी। उन्हें साफ दिखने लगा कि वह अंग्रेजी कानून, जिस पर वह भरोसा करते आए थे, गांधी के बताए बिना हिंसा वाले जन आंदोलन से पहले ही कहीं भीतर से सड़ चुका है। उसी समय दूसरी ओर मोहनदास गांधी ने अपने तरीके से देश को झकझोर दिया। सत्याग्रह, असहयोग, एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत जो अदालतों और काउंसिलों की सीमा के बाहर था। यहाँ से जिन्ना और गांधी के रास्तों के बीच की दूरी तेजी से बढ़ने लगी। बम्बई, कांग्रेस का बड़ा अधिवेशन हाल खचाखच भरा हुआ है। दर्शकों के बीच से गांधी जी की जय एंड के नारे हवा को चीर रहे हैं। नौजवान, बूढ़े, औरतें, सबकी आंखों में अजीब सा सम्मोहन है। जिन्हें कभी कानून से बदलाव की उम्मीद थी, अब उन्हें लगता है कि महात्मा की नैतिक शक्ति से ब्रिटिश राज हिल जाएगा। जिन्ना भी उस मंच पर हैं। वे खड़े होते हैं सूट, टाई और साफ शेव किए हुए चेहरे के साथ, बिल्कुल यूरोपीय अंदाज वाले नेता। वह सधा हुआ, सुव्यवस्थित भाषण देना शुरू करते हैं, धीमी लेकिन ठोस आवाज। संवैधानिक सुधारों, क्रमिक बदलावों, ब्रिटिश संसद पर दबाव की रणनीति पर तर्क। लेकिन भीड़ बेचैन है। उन्हें अब कोई ऐसा चाहिए जो कानून की किताबों के पन्नों से नहीं, उनके दिलों से, उनकी भूख, उनके अपमान से बात करे। कुछ ही देर बाद गांधी मंच पर आते हैं, खादी की धोती, लकड़ी की लाठी, नंगे पैर। उनकी पहली ही पंक्ति पर लोग रोने लगते हैं, हाथ ऊपर उठ जाते हैं। हम जेल जाएंगे, हम कर नहीं देंगे, हम असहयोग करेंगे के नारे लगने लगते हैं। जिन्ना यह दृश्य देखते हैं। एक तरफ वे स्वयं, जो कानून और संविधान के रास्ते से लड़ना चाहते हैं, दूसरी तरफ गांधी, जो कानून को ही चुनौती दे रहे हैं और सार्वजनिक अवज्ञा को हथियार बना रहे हैं। भीड़ का दिल किसके साथ जाता है, ये ज्यादा देर तक रहस्य नहीं रहता। यह जिन्ना के लिए सिर्फ राजनीतिक झटका नहीं, व्यक्तिगत अपमान जैसा था। वे विश्वास करते थे कि सभ्य, संवैधानिक राह जनीति ही स्थायी आजादी दे सकती है, लेकिन देश की धड़कन अब एक दूसरे ही लय पर धड़कने लगी थी। आखिरकार 1920 में जब कांग्रेस ने गांधी की अगुवाई में असहयोग आंदोलन को आधिकारिक रास्ता बना लिया, जिन्ना खुद को उस मंच पर अजनबी महसूस करने लगे जिसे बनाने में उन्होंने सालों लगाए थे। उन्होंने एक पत्र लिखकर कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। कागज पर लिखी कुछ पंक्तियां, लेकिन उन पंक्तियों के पीछे एक पूरा टूटत हुआ सपना था। जिस आदमी को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा गया था, वह अब इस एकता की सबसे बड़े राष्ट्रीय मंच से स्वयं अलग हो रहा था। यह दूसरा बड़ा ट्विस्ट था। कांग्रेस से दूरी का मतलब यह नहीं था कि जिन्ना की महत्वाकांक्षा मुरझा गई, लेकिन अब वह सियासी तौर पर एक अजीब सी खाली जमीन पर खड़े थे। मुस्लिम लीग के बड़े हिस्से पर अभी भी कुलीन, जमींदार, नजरानाखोर नेताओं का कब्जा था, जो ज्यादा खुली टक्कर से घबराते थे। कांग्रेस के मंच पर गांधी, नेहरू, पटेल जैसे नेता उभर रहे थे। जिन्ना के पास न तो गांधी जैसा जनसमर्थन था, न नेहरू जैसा भावुक कर देने वाला आदर्शवाद। उनके हाथ में केवल दो चीजें थीं, दिमाग की धार और भाषा पर अद्भुत पकड़। साल 1928, पंडित मौत ईलाल नेहरू की अध्यक्षता में तैयार हुआ नेहरू रिपोर्ट सामने आती है। यह ब्रिटिश से स्वराज के लिए एक संवैधानिक प्रस्ताव जैसा था। लेख इस रिपोर्ट में मुस्लिम नेताओं की कई आशंकाओं, अलग निर्वाचन क्षेत्रों, अनुपातिक प्रतिनिधित्व जैसी मांगों को ज्यादा वजन नहीं मिला। जिन्ना इस रिपोर्ट को पढ़ते हैं और हर पेज के साथ उनके भीतर बेचैनी बढ़ती जाती है। उन्हें महसूस होता है कि अगर अभी इसी समय मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की साफ रेखा नहीं खींची गई, तो भविष्य का कोई भी संविधान उन्हें किनारे कर देगा। इस बेचैनी से ही पैदा होते हैं जिन्ना के 14 सूत्र, ऐसी मांगों की सूची जो हिंदुस्तान के मुसलमानों की राजनीतिक सुरक्षा के लिए वह न्यूनतम शर्त मानते हैं। अलग निर्वाचन क्षेत्र, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में उचित प्रतिनिधित्व, संविधान संशोधन पर मुसलमानों की मंजूरी जैसी बातें। कांग्रेस में कई लोगों को यह सब ज्यादा लगता है। कुछ उन्हें सांप्रदायिक कहने लगते हैं। जिन्ना को लगता है, मैं तो संतुलन चाह रहा हूं, लेकिन मुझे
ही खलनायक बनाया जा रहा है। यहाँ से एक और दरार गहरी होती है। जिन्ना बनाम कांग्रेस की सामूहिक नेतृत्व, और उस नेतृत्व के चेहरे पर अक्सर गांधी और जवाहरलाल नेहरू की परछाई नजर आती थीं। अब लड़ाई केवल अंग्रेज बनाम भारतीय नहीं रह गई थी। अब एक अदृश्य सी लड़ाई किसक ई परिकल्पना वाला भारत के बीच शुरू हो चुकी थी। एक प्रजातांत्रिक लेकिन एकात्मक भारत जैसा नेहरू और गांधी चाहते थे, या एक ऐसा ढांचा जिसमें मुसलमान अलग राजनीतिक पहचान के साथ बराबरी का दर्जा लें, जैसा जिन्ना के दिमाग में आकार ले रहा था। 1930 का दशक, यूरोप में फांसीवाद की आहट, दुनिया में आर्थिक मंदी और भारत में राजनीतिक अनिश्चितता। ब्रिटिश सरकार गोलमेज सम्मेलन बुलाती है लंदन में, जहां भारत के नेता जाकर भविष्य की संवैधानिक रूपरेखा पर बात करें। जिन्ना पहली बार नहीं, लेकिन शायद सबसे भारी दिल के साथ लंदन के लिए रवाना होते हैं। थेम्स नदी के किनारे टहलते हुए, धुंध में घिरी संसद की इमारत को देखते हुए उन्हें याद आता है, इसी शहर में कभी उन्होंने कानून सीखा था, कभी विलियम ग्लैडस्टोन के भाषण सुनकर नेता बनने का सपना देखा था। अब वही शहर उन्हें उनके अपने देश की सियासत से दूर करते हुए एक प्रकार का निर्वासन दे रहा था। गोलमेज सम्मेलन कोई स्पष्ट समाधान नहीं देता। रियासतों के नुमाइंदे, कांग्रेस के नेता, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि सब अपने अपने खांचे लेकर आए थे और कोई एक तस्वीर नहीं बन पाती। निराश जिन्ना धीरे धीरे लंदन में ही बसने का मन बनाने लगते हैं। वे बैरिस्टर के रूप में काम लेने लगते हैं, एक फ्लैट में रहते हैं, शाम को अकेले बैठकर सिगरेट का धुआं कमरे में भर देते हैं। कई इतिहासकार कहते हैं, उन दिनों उन्हें अक्सर कहते सुना गया, भारतीयों को अपनी किस्मत का फैसला खुद करना होगा। अगर उन्हें मेरी जरूरत होगी वे बुला लेंगे, नहीं तो मैं यहीं रह जाऊंगा। सोचिए, अगर वे सच में वहीं रह जाते, अगर उन्हें कभी वापस न बुलाया जाता, तो क्या पाकिस्तान नाम का देश पैदा होता? क्या गांधी और नेहरू के सामने कोई इतना कठोर, इतना संगठित प्रतिद्वंद्वी होता ही नहीं? यह तीसरा, लगभग अविश्वसनीय ट्विस्ट था। जिन्ना, जो भारत की राजनीति से लगभग अलग हो चुके थे, कुछ साल बाद लौटकर उसका सबसे निर्णायक खिलाड़ी बनने वाले थे। 1933-44 के बीच भारत से आने वाली खबरें उन्हें बेचैन करने लगती हैं। एक तरफ मुस्लिम लीग सियासी तौर पर बिखरी हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस अपने संगठन को गांव-गांव तक फैलाने में लगी है। कुछ युवा मुस्लिम नेता, खासकर लियाकत अली खान जैसे लोग, चिट सोर 10 थियों और मुलाकातों के जरिए जिन्ना से बार बार आग्रह करते हैं, आप वापस आइए, लीग को नेतृत्व चाहिए, मुसलमानों के लिए कोई साफ आवाज चाहिए। जिन्ना के सामने फिर से वही पुराना सवाल खड़ा हो जाता है, आराम भरी सुरक्षित जिंदगी लंदन में, या फिर जलते हुए मैदान में वापसी, जहां हर कदम पर विरोध, शक, संघर्ष है। वे देर तक सोचते हैं, घड़ी की सुई चलती रहती है। ब्रिटिश राज हमेशा के लिए नहीं रहेगा, यह साफ है। जो भी राजनीतिक ढांचा बनेगा, जो भी समझौते होंगे, वह आने वाले कुछ ही वर्षों में तय हो जाने हैं। अगर वे अभी नहीं लौटे तो शायद हमेशा के लिए देर हो जाएगी। आखिरकार उन्होंने एक बार फिर जोखिम चुना, वह भारत लौट आए। बंबई के बंदरगाह पर जब उनका जहाज रुकता है तो स्वागत में खड़ी भीड़ बहुत बड़ी नहीं, लेकिन उम्मीद से भरी है। ये कोई गांधी जैसा महाकुंभ नहीं, लेकिन यहाँ मौजूद लोग जानते हैं कि यह दुबला पतला संयत आदमी उनकी सियासत का चेहरा बदल सकता है। जिन्ना पहली नज़र में पहले जैसे ही लगते हैं, सिला सिलाया सूट, सख्त जूते, टोपी और आंखों में वही ठंडा आत्मविश्वास, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका है। अब वे केवल हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत नहीं बनना चाहते, अब वे मुसलमानों के लिए एक अलग, ठोस, अटल राजनीतिक शक्ति खड़ी करना चाहते हैं, जो किसी भी मेज पर उनकी आवाज को नजरअंदाज न होने दे। 1927 के प्रांतीय चुनावों ने आग में घी डालने का काम किया। कांग्रेस ने कई प्रांतों में भारी जीत दर्ज की, अपनी सरकारें बनाई। मुस्लिम लीग को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। कई जगह मुसलमान मतदाताओं ने भी लीग के बजाय स्थानीय दलों या कांग्रेस को वोट दिए। जब कांग्रेस
की सरकारें बनी, जिन्ना बहुत बारीकी से देख रहे थे कि वे मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार करती हैं। राजभाषा के मुद्दे, स्कूलों में धार, मिक शिक्षा, सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व, छोटे छोटे निर्णयों ने मुसलमानों के एक हिस्से में यह भावना पैदा की कि कांग्रेस की जीत कहीं हिंदू श्रेष्ठता की जीत की शुरुआत तो नहीं। जिन्ना ने इन शिकायतों को अपने भाषणों का हिस्सा बनाना शुरू किया। वह मंच से कहते, हम किसी के गुलाम बनकर नहीं रहेंगे, न अंग्रेज के, न किसी बहुमत के। अगर हिंदुस्तान आज़ाद होगा तो मुसलमान अपने बराबर दर्जे के साथ आज़ाद होंगे या फिर अपनी अलग राह चुनेंगे। यहाँ से अलग राह वाला वाक्य, जो कभी केवल एक चेतावनी था, धीरे धीरे एक ठोस राजनीतिक मांग का रूप लेने लगता है। उनकी छवि भी बदलने लगी। जो कभी कांग्रेस के सभागारों में सजे संवरे संयमी वकील के रूप में देखने जाते थे, अब वही जिन्ना हजारों मुसलमानों की भीड़ के सामने कौम इन नेता की तरह खड़े होते हैं। लोग उन्हें कायदे आजम कहने लगते हैं, महान नेता। कांग्रेस के लिए अब यह बात साफ हो चुकी थी, उनके सामने केवल ब्रिटिश सरकार नहीं, एक और बहुत संगठित, बेहद धैर्यवान और कानून की भाषा में अत्यंत निपुण प्रतिद्वंद्वी खड़ा है, मोहम्मद अली जिन्ना। दैम साल 1940। लाहौर की सर्द रातें, लेकिन राजनीतिक तापमान आसमान पर। मिंटो पार्क के मैदान में दूर दूर तक फैली भीड़, टेंट, झंडे, नारे, रोशनी। मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक अधिवेशन शुरू होने वाला है। स्टेज के पीछे एक छोटे से कमरे में जिन्ना बैठकर अपनी तकरीर के आखिरी वाक्य लिख रहे हैं। टेबल पर कागजों का ढेर, एशट्रे में जली हुई सिगरेटों की राख और कमरे में फैलता धुआं। वह खांसी को दबाते हैं, गर्दन सीधी करते हैं और खुद से जैसे फुसफुसाते हैं, अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, समय बहुत कम है। क्यों? क्योंकि दुनिया दूसरी विश्व युद्ध की आग में झुलस रही है। ब्रिटिश साम्राज्य अंदर से हिल चुका है। ये साफ है कि युद्ध खत्म होते होते उन्हें भारत के बारे में कोई न कोई बड़ा फैसला करना ही पड़ेगा। इससे पहले कि वे किसी भी तरह का संविधान थोपें या कांग्रेस के साथ किसी समझौते पर पहुंचें, जिन्ना को यह साफ कर देना है, मुसलमान अब केवल अल्पसंख्यक नहीं, बल्कि एक अलग कौम है, जिनका अपना राजनीतिक घर होना चाहिए। वे मंच पर आते हैं, लाखों आंखें उनकी तरफ उठती हैं, उनकी सफ़ेद शेरवानी और काली टोपी रोशनी में चमकती है। जिन्ना बोलना शुरू करते हैं, न कोई अतिरंजित नाटक, न हाथों का ज्यादा हिलना, बस लगातार पतली, ठंडी, तर्कपूर्ण आवाज जो धीरे धीरे भीड़ की नसों में समाती जाती है। वह कहते हैं, हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं। हमारी तहजीब, हमारा धर्म, हमारे कानून, हमारी जिंदगी जीने के तरीके अलग हैं। अगर हम पर एक ऐसा संविधान लादा गया जिसमें हम बहुमत की रहमत पर निर्भर हों, तो यह न हमारे लिए न्याय होगा, न भारत के लिए स्थिरता। ये वो क्षण है जब अलग मुस्लिम राज्य का विचार पहली बार पूरे आत्मविश्वास से लाखों लोगों के सामने जिन्ना की आवाज में आकार लेता है। कुछ पुराने साथी चौंक जाते हैं। क्या यह वही जिन्ना है जो कभी लखनऊ समझौते का शिल्पकार था? क्या यह वही आदमी है जिसे एकता का राजदूत कहा गया था? पूरे मैदान में पाकिस्तान शब्द गूंजता है, अभी अस्पष्ट, अभी नक्शे पर कोई निश्चित लकीर नहीं, लेकिन कल्पना में एक उभरती हुई जमीन। लाहौर प्रस्ताव पास होता है। दुनिया के कई अखबार इसे हल्के में लेते हैं। कागज की एक और मांग, भावनाओं का एक और उफान, लेकिन इतिहास जानता है, यहीं से एक ऐसी दिशा तय हो गई जिसकी तरफ अब लौटना लगभग नामुमकिन था। मोहम्मद अली जिन्ना अब केवल एक नेता नहीं रहे, अब वह उस विचार के सबसे बड़े प्रतीक बन चुके थे जो करोड़ों मुसलमानों के मन में पनप रहा था। हमारा अपना वतन, हमारी अपनी हुकूमत। उनके सामने अब दो प्रतिद्वंद्वी साफ खड़े हैं। एक, ब्रिटिश साम्राज्य जो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन अभी भी पेंसिल से नक्शा खींचने की ताकत रखता है। दूसरा, कांग्रेस नेतृत्व, गांधी, नेहरू, पटेल, जो पूरे भारत की नुमाइंदगी का दावा करते हैं, और बंटा हुआ भारत उनकी कल अपना के खिलाफ है। और जिन्ना, उन्हें पता है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ उम्र की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि युद्ध खत्म होते ही ब्रिटिश जल्दबाजी में
कोई फैसला करेंगे, या तो गांधी नेहरू की शर्तों पर या फिर जिन्ना की कड़ी, असहयोगी लेकिन अप्रतिहत मांगों के दबाव में। रात गहरी हो रही है। लाहौर के आसमान पर आतिशबाजी की रोशनी फूटती है। भीड़ कायदे आजम जिन्ना जिंदाबाद एंदबान के नारे लगा रही है। किसी दूर कोने में एक बुजुर्ग आदमी फुसफुसाता है, यह आदमी अब रुकेगा नहीं। या तो हमें हमारा मुल्क दिलाकर ही जाएगा या इतिहास की सबसे विवादित शख्सियत बनकर जाएगा। जिन्ना मंच से उतरते हैं। उनके हाथ में कागजों का बंडल है, चेहरे पर वही ठंडा नपातुला भाव, लेकिन भीतर कहीं उन्हें भी एहसास है अब वापसी की कोई राह नहीं। अब हर कदम उन्हें या तो आवाम के दिलों में अमर करेगा या हमेशा के लिए लाखों बिछड़े घरों की याद के साथ एक कड़वे नाम में बदल देगा। घड़ी की सुइयां फिर तेज चलने लगी हैं। अगले कुछ सालों में बातचीत, टकराव, योजनाएं, दंगे, समझौते सब एक बवंडर की तरह आने वाले हैं, और इस बवंडर के केंद्र में खड़ा होगा वही आदमी जो कभी कराची की गलियों में चुपचाप लोगों को देखता था, अब पूरे महाद्वीप की दिशा तय करने जा रहा है। मोहम्मद अली जिन्ना। एक ही शहर, दो रातें, दो कमर और इतिहास की दिशा उलट पुलट हो रही है। एक कमरे में बिरला हाउस के आंगन में मोहनदास करमचंद गांधी चरखा काट रहे हैं। दिया टिमटिमा रहा है और वह प्रार्थना के बीच कहते हैं, भारत एक रहेगा, किसी हाल में नहीं बटेगा। दूसरे कमरे में बंबई के एक अपार्टमेंट में मोहम्मद अली जिन्ना मेज पर झुककर कागज पर झुके हैं। एशट्रे में आधी जली सिगरेट, चश्मे के पीछे तेज आंखें। अगर मुसलमानों को बराबर हक नहीं मिला तो हम अपना अलग वतन लेकर रहेंगे। दो आवाजें, दो सपने, एक ही वक्त पर टिक टिक करती घड़ी, और ब्रिटिश साम्राज्य की रेत घड़ी से समय तेजी से फिसल रहा है। लाहौर प्रस्ताव के बाद जिन्ना का खेल बदल चुका था। पहले वह एकता की भाषा बोलते थे, अब वह कौम की भाषा बोलते हैं। लेकिन सिर्फ नारा लगा देना काफी नहीं था, उन्हें इस नारे को राजनीतिक सच्चाई में बदलना था। कागज पर, वोटों में, समझौतों में। दूसरा विश्व युद्ध भड़क चुका था। ब्रिटिश राज को सैनिक, पैसा, संसाधन सब चाहिए था। कांग्रेस ने पहले आजादी फिर युद्ध में सहमत का रुख लिया, लेकिन जिन्ना ने यही मौका देखा। अगर आज हम ब्रिटिश का साथ दें तो युद्ध के बाद हमारी बात अनसुनी नहीं की जा सकेगी। जब 1945 में क्रिप्स मिशन भारत आया तो वह एक तरह से ब्रिटिश का आधा अधूरा वादा था। युद्ध बाद में आपको किसी तरह का डोमिनियन स्टेटस देंगे। कांग्रेस ने इसे ठुकरा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। नेहरू, पटेल, गांधी सब जेलों में डाल दिए गए। कांग्रेस का संगठन जमीन पर कई जगहों पर लगभग लकवाग्रस्त हो गया। यही वह खाली जगह थी जिसे भरने के लिए जिन्ना आगे बढ़े। जब कांग्रेस के बड़े नेता जेल में थे, मुस्लिम लीग खुलकर काम कर रही थी। सभा, अधिवेशन, भाषण, जिन्ना पूरे देश में घूम रहे थे और हर जगह एक ही संदेश दोहरा रहे थे। कांग्रेस हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिम लीग मुसलमानों की एकमात्र नुमाइंदा है। यहाँ जिन्ना की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल चल रही थी। वह केवल अंग्रेजों से नहीं, कांग्रेस से भी लड़ रहे थे। वह साबित करना चाहते थे कि मुसलमानों के लिए सिर्फ लीग ही असली मंच है। अगर यह बात जम गई तो ब्रिटिश को मजबूरन किसी भी भविष्य की बातचीत में मुस्लिम लीग को बराबरी की कुर्सी देनी होगी। वक्त भी उनके साथ था। कांग्रेस के नेता जब जेल से बाहर आए तो पाया कि मुसलमानों के बड़े हिस्से में कायदे आजम की छवि गहराई से बैठ चुकी है। जिन्ना ने उन सालों में जब उनके प्रतिद्वंद्वी जेल में थे, जमीन पर अपनी जड़ें जमा ली थीं। यह उनका पहला बड़ा काम था, मुस्लिम लीग को छोटी अभिजात्य पार्टी से निकालकर एक अखिल भारतीय जनाधार वाली राजनीतिक ताकत बनाना। साल 1945-46 युद्ध खत्म होने को है। ब्रिटिश थके हुए हैं, खजाने खाली हो रहे हैं और लंदन में बैठी सरकार को साफ दिख रहा है हमें भारत से निकलना होगा। प्रश्न सिर्फ यह है, कैसे? ब्रिटिश ने चुनाव का कार्ड खेला। केंद्र और प्रांतों के चुनाव होने वाले हैं। यह चुनाव सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि यह तय करने के लिए था कि किसके पीछे कितने लोग खड़े हैं, किस नेता की कितनी औकात है। अब प्रतियोगिता स्पष्ट थी।
कांग्रेस बनाम मुस्लिम लीग, गांधी और नेहरू के सामने जिन्ना, और मंच पर बैठी ब्रिटिश सरकार जो इन दोनों के आंकड़ों को नोटबुक पर दर्ज करने वाली थी। कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, सामान्य सीटों पर भारी बहुमत, कई प्रांतों में उसकी सरकारें बनने की स्थिति। नेहरू की चमक, गांधी की नैतिक ताकत और संगठन की जड़ें सब साथ आए, लेकिन मुस्लिम लीग ने भी वह कर दिखाया जी सकी उन्हें जरूरत थी। ज्यादातर मुस्लिम रिजर्व सीटों पर लीग ने स्वीपिंग जीत दर्ज की। उत्तरी भारत से लेकर बंगाल तक जहां जहां मुस्लिम आनों की संख्या अधिक थी, वहां वहां मुस्लिम लीग ने अपने झंडे गाड़ दिए। जिन्ना ने नतीजों की तरफ देखकर एक लंबी सांस ली। यह केवल चुनाव की जीत नहीं थी, यह उनकी रणनीति की सफल परीक्षा थी। अब जब वह अंग्रेजों से बात करते तो कह सकते थे, देखिए, मुसलमानों ने अपना फैसला दे दिया है, उनके लिए मैं और मेरी पार्टी ही बोलेंगे, कोई और नहीं। यह उनकी दूसरी बड़ी उपलब्धि थी, प्रतिनिधित्व की जंग जीतना। अब कांग्रेस के लिए यह कहना मुश्किल हो गया था कि वह पूरे भारत की बिना किसी अपवाद के एकमात्र आवाज है, लेकिन जंग अब भी खत्म नहीं हुई थी। असल टकराव अब शुरू होना था। समातः 1944 ब्रिटिश सरकार कैबिनेट मिशन भेजती है, 3 बड़े मंत्रियों का दल जो भारत के भविष्य के संविधान की रूपरेखा तय करने की कोशिश करेगा। यही वह मेज है जहां गांधी, नेहरू, जिन्ना, पटेल, आजाद सब एक साथ बैठते हैं और इतिहास के नक्शे पर अपने अपने रंग भरने की कोशिश करते हैं। कैबिनेट मिशन की योजना एक तरह से बीच का रास्ता थी, एक अखंड भारत, लेकिन 3 बड़े समूहों में बंटा हुआ, हिंदू बहुल प्रांत, मुस्लिम बहुल उत्तर पश्चिम प्रांत और मुस्लिम बहुल पूर्वी प्रांत, बंगाल, असम। समूहों को काफी स्वायत्तता, केंद्र को सीमित शक्तियां, न पूरा पाकिस्तान, न पूरी तरह नेहरू वाला मजबूत केंद्र। जिन्ना सोचते हैं, अगर इसे ईमानदारी से लागू किया जाए तो मुसलमानों के लिए यह सुरक्षा कवच बन सकता है। कुछ दिनों तक लगने लगा कि शायद इतने सालों की टकराहट के बाद एक समझौता सामन आ ही जाएगा। जिन्ना भीतर ही भीतर तैयार थे कि अगर इस योजना से मुसलमानों को ठोस अधिकार मिलते हैं तो अलग मुल्क की मांग शायद मुलतवी रखी जा सके। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ इंतजार कर रहा था। नेहरू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तरफ से एक छोटी सी बात कह दी कि संविधान सभा किसी भी योजना से बंधी नहीं होगी, वह चाहे तो आगे चलकर कोई भी बदलाव कर सकती है। जिन्ना के लिए यह वाक्य सिर्फ एक बयान नहीं था, यह एक खतरे की घंटी था। उनके दिमाग में तुरंत सवाल उठा, अगर कल को बहुमत वाली संविधान सभा मुस्लिम बहुल समूहों के अधिकार घटा दे तो हम क्या करेंगे? हम किस अदालत में, किस कानून में अपनी सुरक्षा ढूंढेंगे? उन्होंने इसे धोखा मान लिया। उन्हें लगा, मैं जिस समझौते पर आधा मन बनाकर राज्य हुआ था, उसे कांग्रेस शुरू होने से पहले ही अपने लिए ढीला करने की तैयारी कर रही है। यहां से उनकी भाषा और कठोर होने लगी। कैबिनेट मिशन लगभग विफल हो गया। नेहरू और जिन्ना, जो कभी एक टेबल पर कानून और संविधान की भाषा में बात करते थे, अब एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। समय फिसल रहा था। ब्रिटिश साफ कह चुके थे, हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे, तय कीजिए आप लोग क्या चाहते हैं। जिन्ना को लगा, अगर मैंने अभी आखिरी सबसे जोर का दांव नहीं खेला तो शायद पाकिस्तान केवल भाषणों में ही रह जाएगा। यहीं से आता है वह फैसला जो आने वाले महीनों में खून, आग और आंसुओं के सैलाब की तरह पूरे देश में फैल जाएगा। बात 16 अगस्त 1946, कलकत्ता। मुस्लिम लीग द्वारा घोषित डायरेक्ट एक्शन डे। जिन्ना ने ऐलान किया था, जब हमें न्याय नहीं मिलता तो हम सीधा एक्शन लेंगे। हम शांतिपूर्वक लेकिन मजबूती से अपनी मांग पर डटे रहेंगे। शब्द उनके थे, लेकिन सड़कों पर उतरने वाली भीड़ ये शब्द अपने ढंग से पढ़ रही थी। कलकत्ता की गलियों में, मस्जिदों के बाहर, मंदिरों के पास अफवाहें, नारे, गालियां, चाकू, डंडे सब एक साथ निकल पड़े। कुछ ही घंटों में शहर की हवा में पेट्रोल की बू और जली हुई लकड़ी की गंध घुल गई। मकान जलने लगे, दुकानें लूटी जाने लगीं, लाशें सड़कों पर पड़ी रहीं। किसी ने पूछा नहीं कि पहले किसने पत्थर फेंका, किसने पहला खून बहाया। बस बदले का बदला, फिर उसका बदला।
कई दिन तक कलकत्ता अपने ही लोगों की चीखों से भरता रहा। हिंदू मुस्लिम दंगे, जिन्हें अखबारों ने ग्रह 8 कलकत्ता किलिंग कहा, जिन्ना बंबई में बैठकर रिपोर्टें पढ़ रहे थे। उनकी भाषा सार्वजनिक तौर पर संयत रही। हमने डायरेक्ट एक्शन का ऐलान किया था, दंगे का नहीं। लेकिन विरोधियों ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया। आपके एक शब्द ने हजारों लोगों की जिंदगी की दिशा बदल दी। क्या यह आपका डायरेक्ट एक्शन नहीं था? यह जिन्ना की राजनीति का सबसे अंधेरा साया था। जहां वह खुद को मुसलमानों के अधिकारों के रक्षक के रूप में देखते थे, वहीं देश के दूसरे हिस्सों में बहुत से लोग उन्हें फूट और खून की राजनीति का प्रतीक मानने लगे। पर उनकी चाल, चाहे जितनी विवादित रही हो, एक राजनीतिक नतीजा तक पहुंची। ब्रिटिश और कांग्रेस दोनों को यह साफ दिखने लगा, अगर पाकिस्तान की बात को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया तो देश एक लंबे गृह युद्ध की तरफ फिसल सकता है। अब सवाल यह नहीं रहा कि पाकिस्तान होगा या नहीं, बल्कि यह कि अगर होगा तो कैसे होगा, कितनी जल्दी होगा और किस कीमत पर होगा। जतिन चार दनार समय और कम हो गया था। घड़ी तेज टिक टिक कर रही थी। फरवरी 1947 लंदन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली घोषणा करते हैं, ब्रिटेन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। एक तारीख दे दी जाती है। समय अब सिर्फ एक अमूर्त अवधारणा नहीं, दीवार पर टंगा कैलेंडर बन चुका है, जिस पर हर दिन के कटने के साथ तनाव बढ़ रहा है। लेकिन अचानक ही एक और ट्विस्ट आता है। लॉर्ड लोई माउंटबैटन भारत के आखिरी वायसराय के रूप में दिल्ली आ रहे हैं। उनका मिशन है जितनी जल्दी हो सके तलवार की धार पर चलते हुए भारत को आज़ादी दिलाकर ब्रिटिश साम्राज्य की इज्जत बचाना। माउंटबैटन गांधी से मिलते हैं, नेहरू से मिलते हैं, पटेल से मिलते हैं और अंत में वह जिन्ना के दरवाजे पर पहुंचते हैं। दफ्तर का कमरा, मेज पर फैले हुए कागज, जिन्ना की पतली उंगलियों के बीच फंसी सिगरेट और उनके सामने ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे ताकतवर प्रतिनिधि बैठा है। कई रिपोर्टों के मुताबिक माउंटबैटन को उम्मीद थी कि वह अपने आकर्षण, तेज दिमाग और राजनीतिक अनुभव से न पर दबाव बना पाएंगे, उन्हें पूरा पाकिस्तान छोड़ किसी तरह ही फेडरेशन पर राजी कर पाएंगे। लेकिन जिन्ना ने लगभग ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आप हमें जो भी योजना दें उसमें यह साफ होना चाहिए कि मुसलमानों के लिए एक अलग संप्रभु राज्य बने। किसी तरह का आधा अधूरा समझ औता अब मुमकिन नहीं। दोनों के बीच की यह मुलाकात कई हद तक व्यक्तिगत टकराव का रूप भी ले लेती है। माउंटबैटन को लगता है कि जिन्ना यह जिद्दी हैं। जिन्ना को लगता है कि माउंटबैटन कांग्रेस के ज्यादा करीब हैं। अब सारी बातचीत एक अजीब सी रस्साकशी बन गई थी। काम ग्रेस चाहती थी जितना कम हो सके उतना पाकिस्तान। जिन्ना चाहते थे जितना बड़ा, जितना स्पष्ट हो सके उतना पाकिस्तान। ब्रिटिश चाहते थे कि जितनी जल्दी हो सके यह बीच का रास्ता तय कर लिया जाए, चाहे सिलाई ढीली हो, टांके कच्चे हों। और हर दिन रिपोर्टों में एक ही बात बढ़ रही थी, बंगाल में तनाव, पंजाब में तनाव, नोआखली, बिहार, कहीं हिंदू मारे जा रहे हैं, कहीं मुसलमान, कहीं सिख बीच में पिस रहे हैं। जिन्ना के लिए हर खून की खबर द्वंद्व से भरी थी। एक तरफ वही खून बहता जिसकी रक्षा के नाम पर उन्होंने उठ खड़ा होने का दावा किया था, दूसरी तरफ वही हिंसा उनके पाकिस्तान के तर्क को और तेज कर देती थी। देखिए, हम साथ नहीं रह सकते, हमें अलग होना ही होगा। इस बिंदु पर उनकी राजनीति और उनकी विरासत एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं बन गई थीं, जो आगे चलकर कभी पूरी तरह नहीं मिल सकीं। जून 1947 माउंटबैटन प्लान सामने आता है। योजना साफ है, भारत को 2 डोमिनियनों में बांट दिया जाएगा, भारत और पाकिस्तान। दोनों को सत्ता हस्तांतरण, ब्रिटिश सेना की वापसी, आर्थिक और प्रशासनिक बंटवारे का संभवतः सबसे तेज टाइम टेबल दिया जाता है। जून 1948 की जगह अब तारीख खिसक कर 15 अगस्त 1947 हो चुकी है। पूरा 1 साल कम। घड़ी अब दौड़ रही है, भाग नहीं, दौड़ रही है। सीमा आयोग, जिसके प्रमुख थे रेडक्लिफ, को कुछ ही हफ्तों में पंजाब और बंगाल को बांटने की रेखा खींचनी थी। ऐसी रेखा जो सियासत की मेज पर स्याही से खींची जाती, लेकिन जमीन पर खून से लिखी जाने
वाली थी। जिन्ना इस योजना को एक राहत और एक रिस्क दोनों के रूप में देखते हैं। राहत इसलिए कि अब पाकिस्तान कोई काल्पनिक विचार नहीं रहा, यह आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज तयशुदा हकीकत बन चुका है। रिस्क इसलिए कि सीमाएं, संसाधन, किस किस जिले पर किसका अधिकार, ये सब फैसले इतने कम वक्त में और इतनी जल्दबाजी में होने वाले हैं कि कोई भी गलती दसियों लाख इंसानों की जिंदगी को उलट पुलट कर सकती है। वह बैठकर नक्शों को देखते हैं, लाहौर, गुरदासपुर, अमृतसर, ढाका, चिटगांव, सिलहट, प्रत्येक शहर के पीछे हजारों कहानियां, हजारों उम्मीदें, डर, यादें। फिर भी उन्हें निर्णय लेना है, क्योंकि समय उनके पक्ष में नहीं, उनके खिलाफ दौड़ रहा है। उनके सामने केवल दो विकल्प हैं, या तो इस योजना को ठुकराकर भारत को एक अराजक गृह युद्ध की तरफ धकेल देना, या उसे स्वीकार करके कमजोर, अधूरा लेकिन अपना देश हाथ में ले लेना। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। 14 अगस्त 1947, कराची, एक शहर जो कुछ ही घंटों में एक नए देश की पहली राजधानी बनने वाला है। सड़कें झंडों से भरी हैं, बच्चे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और पुराने घरों की छतों पर लोग भीड़ लगाकर आकाश की तरफ देख रहे हैं। कहते हैं, रात को आसमान भी बदल जाता है जब कोई नया मुल्क जन्म लेता है। अंदर असेंबली हॉल में एक दुबला पतला सफ़ेद शेरवानी और कैदी टोपी पहने आदमी धीरे धीरे अंदर प्रवेश करता है। खड़े होकर उसे सलाम किया जाता है। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। वह पाकिस्तान की संविधान सभा को पहली बार संबोधित करने वाले हैं। सालों से अदालतों, काउंसिलों, राजनीतिक सभाओं में भाषण देने वाला यह आदम आज पहली बार एक ऐसे देश से बात कर रहा है जो कागज पर नहीं, नक्शे पर मौजूद है, जिसकी सीमाओं पर सैनिक हैं, जिसके दफ्तरों में फाइल हैं, जिसके डाकखाने में टिकटें हैं और जिसके लोगों ने कल की रात पहली बार हमारे देश कहकर किसी जमीन को पुकारा है। वह बोलना शुरू करते हैं, कानून, व्यवस्था, नागरिकों के अधिकार, धर्म की आज़ादी, कानून की नज़र में बराबरी की बातें। वह कहते हैं, आप किसी भी धर्म से हों, किसी भी जाति से हों, आपका संबंध इस राज्य से है और राज्य का संबंध आपसे एक नागरिक के रूप में। यह वह जिन्ना है जिन्हें लोग अक्सर भूल जाते हैं, जो पाकिस्तान को सिर्फ एक धार्मिक नारे से ज्यादा एक आधुनिक संवैधानिक राज्य के रूप में देखना चाहते थे। उनकी आवाज धीमी है, लेकिन हर शब्द एक एक ईंट की तरह नए मुल्क की दीवार में लग रहा है। बाहर कराची की रात में पटाखों की आवाज, नए झंड एक ही सरसराहट और दूर कहीं किसी जहाज के सायरन की गूंज। लेकिन उसी समय पंजाब की किसी पटरियों पर एक ट्रेन चल रही है। खिड़कियां टूटी हुई, डिब्बों के दरवाजे खुले और भीतर सिर्फ सन्नाटा। कोई यात्री नहीं, सिर्फ लाशें। किसी के हाथ में अभी भी अपना पुराना घर का चाबी गुच्छा है, किसी के गले में टूटी हुई माला, किसी की जेब में पाकिस्तान या भारत पहुंचने की अधूरी टिकट। जिन्ना कराची में नए मुल्क की बुन याद रख रहे हैं और उसी वक्त दोनों तरफ की जमीन पर बंटवारे का जख्म खून बहाकर अपनी गहराई साबित कर रहा है। उन्होंने वह पा लिया जिसके लिए उन्होंने दशकों तक लड़ाई लड़ी थी। एक अलग मुल्क, एक अलग झंडा, एक अलग राजधानी। लेकिन इसकी कीमत? कितने लोग मारे गए, कितने घर जले, कितनी पीढ़ियां विस्थापन की याद लेकर सोने और जागने वाली थीं? इन सवालों के सटीक जवाब किसी रजिस्टर में नहीं, लाखों टूटे हुए दिलों में दर्ज थे। फिर भी एक राजनेता के रूप में जिन्ना के सामने इन सब पर रोने का वक्त नहीं था। वे अब केवल मुसलमानों की कौमी मांग के नेता नहीं, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे। उनके सामने फाइलों के ढेर थे, शरणार्थियों की बसावट, फौज का गठन, कानून व्यवस्था, खजाने की कमी, दफ्तरों में बैठे अफसरों की नालायकी, हर तरफ हाहाकार। किसी ने उनसे पूछा, कायदे आज़म, अब तो मुल्क मिल गया, आपको कैसा लग रहा है? इंसान पर सा कहा जाता है। उन्होंने कुछ पल चुप रहकर कहा, अब असली काम शुरू हुआ है।
लड़ाई जो अभी तक कागज, भाषण और सभाओं में लड़ी जा रही थी, अब जमीन पर रोती हुई माताओं, भूख से बिलखते बच्चों और सरहद पर खड़े जवानों के बीच लड़ी जाने वाली थी। समय ने एक बार फिर उनके सामने घड़ी रख दी थी। स्वास्थ्य गिर रहा था, सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन देश की जरूरतें रुकने को तैयार नहीं थीं। मोहम्मद अली जिन्ना ने इतिहास की किताब में अपना नाम पाकिस्तान के संस्थापक के रूप में दर्ज करा लिया था, लेकिन आने वाले महीनों में उन्हें साबित करना था कि ये सिर्फ एक नारा नहीं, वास्तविक शासन, वास्तविक निर्माण, वास्तविक जिम्मेदारी भी है। और इसी मोड़ से शुरू होती है उनकी जिंदगी की सबसे थकाने वाली, सबसे भारी और शायद सबसे मानवीय यात्रा, जब कायदे आजम के कंधों पर एक टूटे बिखरे देश की पूरी दुनिया रख दी जाती है और घड़ी की हर टिक टिक उन्हें याद दिलाती है, तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। एक आदमी जिसने एक नया मुल्क बना दिया, उसी मुल्क के नक्शे को वह अपनी आंखों से मुश्किल से 13 महीने तक ही देख पाया। कराची की एक रात है, कागजों के ढेर से घिरा दुबला, थका हुआ, खांस ई से जूझता एक बुजुर्ग आदमी मेज पर झुका है। बाहर सड़कों पर लोग अभी भी कायदे आजम जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और अंदर कमरे में वही कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बार बार घड़ी की टिक टिक की तरफ देखते हैं, जैसे समय उनसे तेज दौड़ रहा हो और वह जानते हों कि यह दौड़ वह ज्यादा देर तक नहीं दौड़ पाएंगे। सत्ता उनके हाथ में है, लेकिन समय उनके खिलाफ। यही वह अंतिम संघर्ष है जो उनके और उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी के बीच अब एक नए रूप में शुरू होने वाला है। इस बार जिन्ना बनाम नेहरू सिर्फ भाषणों में नहीं, 2 नवजात देशों की तकदीर के नक्शों पर। पाकिस्तान का जन्म हो चुका है, लेकिन यह जन्म किसी तैयार घर में नहीं हुआ। जैसे नवजात बच्चे को सीधे जर्जर अस्पताल के बरामदे में रख दिया गया हो, न बिस्तर पूरा, न दवाइयाँ, न नर्सें। कराची, जो अचानक राजधानी बना दिया गया, खुद हाँफ रहा था। एक तरफ समुद्र की नम हवा, दूसरी तरफ धूल, कीचड़ और शरणार्थियों के अस्थायी कैंप, टेंटों की कतारें, जहां सेहर से पहले बच्चे खांसते हुए उठते और शाम को औरतें गिनती करतीं। आज हमारे पड़ोसी कैंप से कितने लोग वापस अस्पताल से नहीं लौटे। जिन्ना हर तरफ से आने वाली रिपोर्टें पढ़ते, लाखों मुसलमान सीमा पार से निकलकर पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं, लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान से निकलकर भारत जा रहे हैं। हर रिपोर्ट के पीछे आंकड़ों से ज्यादा एक गंध होती, पसीने, खून और धुएं की। वह नए देश के गवर्नर जनरल हैं, लेकिन रोज सुबह उठते ही उन्हें सिर्फ एक ही सवाल घेरता, यह देश चलेगा कैसे? खजाना लगभग खाली। साझा रिजर्व बैंक से पाकिस्तान के हिस्से के पैसे दिल्ली की सरकार ने रोक रखे हैं। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की सरकार चाहती है कि पहले सीमाओं, संपत्तियों और दंगों के मामलों पर कुछ शर्तें माननी पड़ें। दूसरी तरफ जिन्ना के पास कैंपों में बैठे लोग हैं जो शाम होते होते सिर्फ एक बात पूछते, रोटी मिलेगी या नहीं? प्रतिद्वंद्विता, जो कल तक राजनीतिक सभाओं में शब्दों की जंग थी, अब बैंक खातों और सेना के गोला बारूद तक पहुंच गई थी। दिल्ली में बैठ अब भारत कहता है, हमारे हिस्से के संसाधन पहले। कराची में बैठे जिन्ना कहते हैं, अगर आपने तय रकम नहीं दी तो हम इस देश को कैसे खड़ा करेंगे? ये वही जिन्ना हैं जिन्होंने सालों तक अदालतों में सूक्ष्म कानूनी तर्कों से केस जीते थे। अब उन्हें पूरा पूरा देश एक ऐसे केस की तरह लगने लगा जिसमें हर सुनवाई के साथ आरोपी भी वही हैं, वकील भी वही हैं और जज भी वही। नई पाकिस्तान सरकार की पहली बैठकों में वातावरण एक साथ उत्सव और हड़बड़ी से भरा था। लियाकत अली खान अपने सूट की सिलवटें सीधे करते हुए बजट की फाइलों पर झुकते, कुछ नौकरशाह दिल्ली से आए हुए अनुभव के साथ, लेकिन बंटे हुए दिल के साथ नई जिम्मेदारियां संभालते। कभी कभी किसी अफसर की मेज पर अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पुरानी मुहर रखी दिख जाती, जिसे हटाकर जल्दी जल्दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का स्टैंप लगाया जा रहा होता। जिन्ना मीटिंग में आते, हल की खांसी, कभी कभी कुर्सी की पीठ पर जरा सा रुककर सांस फूलना, लेकिन चेहरे पर वही अदालत वाले दिनों की ठंडी सख्ती, सीधी रीढ़, न पीता
उल्ली आवाज। वह मंत्रियों से कहते, यह देश कोई अस्थायी कैंप नहीं है, हमने इसे स्थायी घर बनाना है। अगर हम शुरू के सालों में असफल रहे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। लेकिन साथ ही एक और संघर्ष चल रहा था। पाकिस्तान का रूहानी चेहरा कैसा होगा? 11 अगस्त 1947 के अपने भाषण में उन्होंने साफ कहा था, आपका मजहब आपका निजी मामला है, राज्य का इससे कोई संबंध नहीं होना चाहिए। एक नागरिक के रूप में आप सब बराबर हैं। यह शब्द कई लोगों के लिए चौंकाने वाले थे। क्या वही जिन्ना जिनके नारे पर मुस्लिम राष्ट्र की बात उठी अब एक ऐसी पाकिस्तान की कल्पना कर रहे हैं जहां हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी और मुसलमान कानून की नज़र में बराबर हों? उनके समर्थकों के बीच एक हल्की सी बेचैनी थी। कुछ ने सोचा, क्या कायदे आजम पाकिस्तान को एक धार्मिक राज्य नहीं, एक आधुनिक सेक्युलर राज्य बनाना चाहते हैं? यहाँ इतिहास एक अजीब ट्विस्ट लेता है। जिस आदमी को भारत में अक्सर धर्म के नाम पर देश बांटने वाला कहा गया, वह खुद अपने नए मुल्क के लिए कानूनी बराबरी और धर्मनिरपेक्ष नागरिकता की बात कर रहा था। लेकिन सड़कों पर नारे किसी और भाषा में चल रहे थे। इस्लामी पाकिस्तान, न ला इलाहा इल्लल्लाह। देश के भीतर दो तरह के पाकिस्तान धीरे धीरे आकार ले रहे थे। एक जिन्ना के दिमाग की संवैधानिक आधुनिक पाकिस्तान, दूसरा सड़कों के नारों वाला भावनात्मक धार्मिक पाकिस्तान। कौन सा पाकिस्तान जीतेगा? इसका फैसला करने के लिए जिन्ना के पास शायद काफी समय ही नहीं था। इधर कराची में फाइलें बढ़ती जा रही हैं, उधर उत्तर पश्चिम की पहाड़ियां में एक और संकट उबल रहा है। कश्मीर, रियासत जम्मू कश्मीर, जिसका शासक हिंदू महाराजा हरि सिंह, लेकिन जनता का बड़ा हिस्सा मुसलमान। भारत और पाकिस्तान दोनों की नज़र इस वादी पर है। एक तरफ झीलों, पहाड़ों, नदियों की सुंदरता, दूसरी तरफ रणनीतिक नक्शों पर उसकी भौगोलिक का अहमियत। महाराजा टाल मटोल कर रहे हैं, न भारत से स्पष्ट विलय, न पाकिस्तान से। पाकिस्तान के अंदर बेसब्री बढ़ती है। इतने मुसलमानों वाली रियासत अगर पाकिस्तान में नहीं आएगी तो फिर किस बात का सिद्धांत? उसी समय सीमा पार से कबायली लड़ाके कुछ तत्वों की पहल पर कश्मीर की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में लूट, मारकाट, अफवाहें। कुछ रिपोर्ट में दावा होता है कि पाकिस्तान के भीतर कुछ अधिकारियों ने इस कबायली जिहाद को चुपचाप बढ़ावा दिया। कुछ इसे बेकाबू भीड़ बताते हैं। जिन्ना के सामने एक और कठिन सवाल, क्या वह इस रास्ते पर खुले तौर पर सेना भेजते हैं, खतरा उठाते हैं कि सीधा भारत से युद्ध हो, या वह अपने नवजात देश को पहले सांस लेने देते हैं और कश्मीर को समय पर छोड़ देते हैं? वह अपने सैन्य अधिकारियों से मिलते हैं, जो अभी भी कई मामलों में ब्रिटिश कमांडरों की सलाह पर निर्भर हैं। फौज बांटी गई है, हथियार बांट गए हैं, लेकिन दिमाग अभी तक पूरी तरह पाकिस्तानी नहीं हो पाया। कई जनरल के दिल और फाइलें कल तक एक ही इंडियन आर्मी का हिस्सा थीं। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल तेजी से कदम उठाते हैं। महाराजा से विलय पत्र पर दस्तखत करवाकर भारतीय सेना को कश्मीर भेज दिया जाता है। कश्मीर अचानक एक अंतर्राष्ट्रीय संकट बन जाता है। जिन्ना को संदेश मिलता है, भारत कश्मीर पर अपना आधिकारिक दावा कर रहा है और मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाने की तैयारी है। यह वही नेहरू हैं जिनके साथ कभी वह कानून की भाषा में तर्क किया करते थे। अब दोनों अपने अपने देशों के औपचारिक मुखिया की तरह वैश्विक मंच पर भिड़ रहे हैं। कश्मीर की घाटी में गोले फट रहे हैं, पहाड़ों पर तिरंग और हरा झंडा अलग अलग चोटियों पर लहराने की कोशिश कर रहे हैं, और कराची के एक कमरे में जिन्ना के फेफड़े हर खांसी के साथ जैसे अंदर से फटने को हों। डॉक्टर उनसे कहते हैं, आपको आराम की जरूरत है, ये टीबी और फेफड़ों की बीमारी आपको नहीं छोड़ेगी अगर आपने खुद को नहीं बच आया। लेकिन वह जानते हैं, आराम का मतलब कमजोरी का संदेश देना है। उस समय जब उनका देश अपने को दुनिया के सामने साबित करने की कोशिश कर रहा है, समय के साथ उनकी बीमारी और तेज हो रही है, और ठोस इलाज के लिए उनके पास न तो पर्याप्त वक्त है, न ही वह खुद को इतने लंबे समय के लिए देह से ज्यादा अपने देश की चिंता से अलग कर सकते हैं। उनका निजी शरीर उनकी राजनीति का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। एक ऐसा द्वंद्वी जिसे न संसद में हराया जा सकता है, न अदालत में, न चुनावों में। 1948 की शुरुआत पाकिस्तान के नक्शे पर कई तरह की दरारें दी
खनने लगी हैं। पूर्व में बंगाल, जहां मेहनती, गरीब, ज्यादातर बंगाली भाषी मुसलमान रहते हैं, अक्सर शिकायत करते हैं कि कराची और पंजाब की हुकूमत उन्हें दूसरा दर्जा दे रही है। जिन्ना एक सभा में जाते हैं, ढाका के मैदान में भीड़ उमड़ती है। वहां वह कहते हैं, इस देश की राष्ट्रीय भाषा उर्दू होगी। उनके इस बयान से कई दिलों में चोट लगती है। बंगला उनके लिए सिर्फ भाषा नहीं, अपनी पहचान का प्रतीक है। कई लोग सोचते हैं, क्या वही जिन्ना जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की अलग पहचान की लड़ाई लड़ते रहे, अब पाकिस्तान के अंदर एक और पहचान को नजरअंदाज कर रहे हैं? इतिहास का एक और ट्विस्ट, जो आदमी एक जगह अल्पसंख्यक की आवाज था, दूसरी जगह केंद्र की आवाज बनकर एक नए अल्पसंख्यक से टकराते हुए दिखता है। इस समय वह शायद देश के अंदर बढ़ती इन दरारों की पूरी गहराई नहीं देख पाए, क्योंकि हर रोज उनका काफिला शरणार्थी कैंपों, अस्पतालों और सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा था। कभी वह टूटी हुई बेंच पर बैठी एक बूढ़ी औरत से पूछते, आप कहाँ से आई हैं? वह अपनी झुर्रियों से भरे हाथों में एक टूटी हुई चाबी दिखाकर कहती, लाहौर या शायद अमृतसर, अब तो याद भी ठीक से नहीं। कभी वह फौजी जवानों के बीच खड़े होकर कहते, आप पर मेरे देश की सुरक्षा टिकी है। आप कोई किसी मजहब से हो, आज आपका नाम सिर्फ पाकिस्तानी सिपाही है। लेकिन यह सब कहते हुए भी उनकी सांस फूल जाती। वह कार में बैठते ही बंद खिड़कियों के पीछे एक पुराने मरीज की तरह खांसते खांसते अपने रुमाल को भीगता देखते। फातिमा जिन्ना, जो उनकी बहन, साथी और कई मायनों में उनके लिए सबसे भरोसेमंद इंसान थीं, डॉक्टरों से अलग बात करते थीं। उन्हें साफ बताया जाता, उनके पास कम वक़्त है, 2-3 साल, शायद उससे भी कम। समय की वह अदृश्य दीवार, जिसे जिन्ना ने जिंदगी भर अपनी मेहनत, अनुशासन और इच्छा शक्ति से पीछे धकेला था, अब उनके सामने चट्टान की तरह खड़ी होने लगी। कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र की मेज पर है। सीजफायर लाइनों, जनमत संग्रह, कूटनीतिक बयानबाजी के बीच भारत और पाकिस्तान दुनिया के सामने एक दूसरे के तर्कों को काट रहे हैं। दिल्ली में नेहरू अपनी अंग्रेजी लिबरल छवि और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ दुनिया को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। जिन्ना को लगता है, हमारे पास न्याय का सिद्धांत है, लेकिन हमारे पास उतना समय नहीं कि हम दुनिया को समझा सकें। यह प्रतिद्वंद्विता अब कानून और नैतिकता से आगे निकलकर समय और सेहत की दौड़ बन गई है। कौन पहले अपने देश को अंदर से मजबूत कर लेगा, कौन पहले अपनी कमजोरियों के साथ गिर पड़ेगा। जिन्ना रात के सन्नाटे में कभी कभी खिड़की के पास खड़े होकर कराची का आकाश देखते। दूर कहीं पोर्ट पर जहाज़ों की लाइट झिलमिलाती, कभी किसी मस्जिद से देर रात की अजान की आवाज़ आती, और बीच बीच में उनकी अपनी खांसी इस सन्नाटे को तोड़ देती। वह जानते हैं, ये शहर, ये देश, ये झंडा, ये सारी राजनीतिक लड़ाइयाँ उनके बाद भी चलती रहेंगी। जो नहीं रहेगा वह है उनका अपना शरीर, उनकी अपनी आवाज़। लेकिन क्या उनके जाने के बाद उनके इरादों को कोई ठीक ठीक समझ पाएगा? क्या पाकिस्तान वही बनेगा जिसका खाका उन्होंने अपने दिमाग में बनाया था? ये सवाल उनकी मेज पर रखी किसी भी फाइल से ज्यादा भारी था। 1948 के मध्य तक उनकी हालत इतनी गिर चुकी थी कि डॉक्टरों ने कराची की उमस भरी हवा से दूर बलूचिस्तान के ज़ियारत और क्वेटा के ठंडे पहाड़ी इलाकों में उन्हें ले जाने की सलाह दी। ज़ियारत का गेस्ट हाउस, ऊंचे देवदार के पेड़, खामोश पहाड़ी रास्ते और भीतर एक कमरे में कंबलों के नीचे सिकुड़ा हुआ कभी पाकिस्तान का सबसे ताकतवर आदमी। यहाँ दूर रेडियो से आती धीमी खबरों में वह देश की धड़कन सुनने की कोशिश करते। कभी कभी फातिमा जिन्ना कराची से आई फाइलें खोलकर उनके सामने रखतीं। बजट, पुलिस सुधार, सैन्य नियुक्तियां, कश्मीर वार्ता, शरणार्थियों की पुनर्वास योजनाएं। वह कमजोर आवाज में पूछते, लियाकत क्या कह रहे हैं? कैबिनेट का मूड कैसा है? फौज में अनुशासन बना हुआ है? डॉक्टर उन्हें राजनीति से दूर रहने को कहते, लेकिन जिन्ना के लिए राजनीति कोई बाहरी काम नहीं, उनकी सांस लेने की आदत थी, जैसे किसी
इंसान से कह दिया जाए कि कृपया कुछ दिनों के लिए सांस लेना बंद कर दीजिए। पहाड़ों की ठंडी हवा उनके फेफड़ों को कुछ राहत देती, लेकिन बीम आरी काफी आगे बढ़ चुकी थी। फिर एक दिन कराची से संदेश आता है, आपकी हालत छुपाई नहीं जा सकती। देश को लगता है उसका नेता कहीं दूर छुपा दिया गया है। आपका वापस राजधानी आना जरूरी है। यह संदेश एक तरह का क्रूर मजाक जैसा था। जिस शरीर को मुश्किल से बिस्तर से उठाया जा सकता है, उसे सैकड़ों किलोमीटर दूर गर्म और नमी भरे कराची वापस ले जाया जाना था। एक छोटी सी विमान यात्रा, फिर एयरपोर्ट से अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस। इतिहास की बड़ी बड़ी किताबों में अक्सर यह छोटा सा दृश्य भूल जाता है। कराची की सड़क पर खराब हो चुकी एम्बुलेंस, जिसका इंजन बीच रास्ते में दम तोड़ देता है। अंदर स्ट्रेचर पर लेटे हुए जिन्ना, जो कभी सारिया उपमहाद्वीप के भविष्य पर फैसला लेने की ताकत रखते थे, अब एक बंद गर्म डिब्बे में पसीने से तरबतर पड़े हैं। बाहर कोई मैकेनिक इंजन खोलकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। यह दृश्य इतिहास का कितना कड़वा प्रतीक है। एक मुल्क का संस्थापक, जिसने देश के लिए सबसे तेज और अचानक बंटवारा मंजूर किया, अब अपने ही शहर में एक जाम एम्बुलेंस के अंदर अटका हुआ है। कई देर बाद दूसरी गाड़ी आती है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन अब समय लगभग चुक चुका है। 11 सितंबर 1948, सांझ का समय, कराची। कमरे में कुछ चुनिंदा लोग, डॉक्टर, फातिमा, 2-3 करीबी साथी। बाहर सड़क पर लोगों को अभी पूरी तरह खबर नहीं मिली। किसी को लगता है कायदे आजम बस बीमार हैं, कल या परसों फिर कहीं भाषण देते नजर आएंगे। लेकिन कमरे के भीतर सांसों की गिनती धीरे धीरे कम हो रही है। कहा जाता है आखिरी पलों में उन्होंने कुछ शब्द बोले, लेकिन थकी हुई सांसों ने उन्हें आधा ही बाहर आन दिया। एक मुल्क जिसे बनाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी, वह अब उनके बिस्तर के बाहर बहुत दूर लगता होगा, शायद किसी मानचित्र पर या किसी रेडियो की आवाज में। फिर एक लम्हा आता है जब डॉक्टर घड़ी देखता है, नब्ज टटोलता है और धीरे से कहता है, कायदे आज नहीं रहे। इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक पहेलियों में से एक अब अचानक शांत हो चुकी है। अगले दिन कराची की सड़कों पर लाखों लोग उमड़ दपड़ते हैं। काली पगड़ियां, सफेद कुर्ते, फटी हुई चप्पलें, कुछ के हाथ में तस्बीह, कुछ के हाथ में पाकिस्तान का हरा सफेद झंडा। जनाजा उठता है। जिस आदमी ने लाखों लोगों को एक झंडे के नीचे एक नई पहचान दी थी, आज वह खुद कंधों पर लदा हुआ अपने आखिरी पड़ाव की तरफ जा रहा है। कहीं एक बूढ़ा शरणार्थी आंसू पोंछते हुए कहता है, अगर यह न होता तो हम शायद आज कहीं सड़क पर मारे जा चुके होते। कहीं दूसरा आदमी धीमी आवाज में फुसफुसाता है, अगर यह न होता तो शायद हमारा घर आज भी अमृतसर में होता, हमारी दुकान भी, हमारी नींद भी। जिन्ना की मौत के साथ पाकिस्तान में एक अजीब सी खामोशी उतर आती है, जैसे कोई सख्त लेकिन मजबूत बाप अचानक चला गया हो और अब घर के अंदर भाई भाई यह तय नहीं कर पा रहे हों कि अगला फैसला कौन लेगा। राजनीतिक रूप से लियाकत अली खान सरकार के मुखिया हैं, लेकिन यह साफ दिखता है कि जिन्ना जैसा सहमति बनाने वाला, डांटने और मनाने का अनोखा मिश्रण रखने वाला व्यक्ति नहीं रहा। फौज, नौकरशाही, धार्मिक समूह, क्षेत्रीय नेता सब अपने अपने हिस्से और अपने अपने पाकिस्तान की परिभाषाएं लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद के सालों में जो होता है वह जिन्ना के जीवन से बाहर लेकिन उनकी विरासत के अंदर आता है। मार्शल लॉ, संविधान का बार बार निलंबन, बंगाल का अलग होकर बांग्लादेश बन जाना, अंदरूनी और बाहरी युद्धों की लंबी सूची। कई बार इतिहासकार पूछते हैं, अगर जिन्ना थोड़ा और जीते, कुछ साल और, तो क्या पाकिस्तान का रास्ता कुछ अलग होता? कोई इस सवाल का यकीनी जवाब नहीं दे सकता, लेकिन यह सवाल आज भी इस क्षेत्र की राजनीति के ऊपर एक परछाई की तरह लटका है। जिन्ना की विरासत अपने आप में एक युद्ध भूमि बन चुकी है। पाकिस्तान के स्कूलों की किताबों में वह कायदे आजम हैं, कौम के मुहतरम लीडर जिन्होंने एक सपने को हकीकत में बदला। उनके जन्मदिन पर सड़कों पर झंडे लगते हैं, टीवी पर डॉक्यूमेंट्री चलती है और बच्चे स्कूलों में उनके मशहूर वाक्य याद करते हैं, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, एकता, ईमान
तंजीम। लेकिन उसी समय भारत की कई किताबों में वह शख्स हैं जिसके नाम के साथ बंटवारे के जख्म जुड़े हैं। ट्रेनें भरी हुई लाशों से, जली हुई बस्तियां, बिछुड़े हुए परिवार। नाम जिन्ना कई बार एक ऐतिहासिक व्यक्ति से ज्यादा एक प्रतीक बन जाता है, फूट का, राजनीतिक जिद का। बांग्लादेश के लिए वह और अलग अर्थ रखते हैं। एक ऐसी पाकिस्तान का संस्थापक जिसने बाद में पूर्वी पाकिस्तान को बराबरी न दी, जिसके नतीजे में नया देश पैदा हुआ। हालांकि जिन्ना इस अलगाव के दौर से पहले ही दुनिया छोड़ चुके थे, फिर भी उनके बनाए ढांचे आगे चलकर बदलते और टूटते रहे। और इन सब के बीच कुछ इतिहासकार, कुछ लेखक जिन्ना के एक तीसरे रूप पर बात करते हैं। एक ऐसा वकील जो शुरुआत में हिंदू मुस्लिम एकता का पैरोकार था, जो कांग्रेस और लीग दोनों में रह चुका था, जो आरंभ में संवैधानिक रास्तों और कानून की हिफाजत पर यकीन रखता था, लेकिन जो तेज हो चुके समय, तकरार और अविश्वास के भंवर में फंसकर अलग मुल्क की मांग तक पहुंचा। यह विडंबना है कि जो व्यक्ति बार बार कानून की हुकूमत की बात करता था, उसके बनाए देश में दशकों तक कई बार संविधान ही निलंबित कर दिया गया। जिसने अल्पसंख्यकों के अधिकार की लड़ाई से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की, उसके देश में कई अल्पसंख्यकों ने पहले ही सालों से अपने को असुरक्षित महसूस करना शुरू किया। लेकिन यह भी सच है कि जिन्ना के बिना पाकिस्तान का नक्शा कल पनाह में रह जाता। उनकी जिद, उनकी रणनीति, उनकी कानूनी समझ और उनका समय चुनने का हुनर, इन सब ने मिलकर एक ऐसा भू राजनीतिक सच पैदा किया जो आज तक दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। मोहम्मद अली जिन्ना का जीवन एक तरह से एक लंबा कोर्ट केस था, जहां उन्होंने अपने क्लाइंट के रूप में कभी एक समुदाय को, कभी एक देश को, कभी अपने ही विश्वासों को डिफेंड किया। कभी वह नेहरू और गांधी के साथ एक ही मेज पर बैठकर सेक्युलर लोकतंत्र की भाषा बोलते हैं, कभी वही शख्स अलग मुस्लिम वतन की मांग करते हुए उसी मेज को दो हिस्सों में बांट देते हैं। उनके आखिरी सालों में सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी न कांग्रेस थी, न ब्रिटिश राज, न कोई दूसरा नेता, बल्कि समय और बीमारी। यह दौड़ वह हार गए, लेकिन जिस देश को उन्होंने इस दौड़ में अपने पीछे छोड़ दिया, वह आज भी उनके हर फैसले, हर समझौते, हर जिद से प्रभावित होकर जी रहा है। कहीं कराची की किसी पुराने घर की अलमारी में शायद अभी भी उनके सिले सिलाए सूट, उनके साफ करके रखे गए जूते, उनकी पुरानी फाइलें पड़ी हों, घी साफ सुथरी तह की हुई, ठीक वैसे ही जैसे वह अपनी जिंदगी और अपने तर्कों को रखना पसंद करते थे। लेकिन अलमारियों से बहुत दूर लाखों लोगों के दिलों में कभी मोहब्बत, कभी गुस्सा, कभी हैरत की शक्ल में एक सवाल आज भी गूंजता है, क्या मोहम्मद अली जिन्ना वह आदमी थे जिन्होंने इस जमीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, या वह थे जिन्होंने टुकड़ों में बंटी हुई एक कौम को पहली बार एक झंडे के नीचे खड़ा कर दिया? शायद इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं। इतना तय है कि जब भी हम पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, कश्मीर, बंटवारा, शरणार्थी या दक्षिण एशिया आके किसी भी नए मोड़ की बात करते हैं, कहीं ना कहीं एक दुबले पतले आदमी की परछाई हमारे पीछे चलने लगती है, मेज पर झुका, सिगरेट के धूँ में घिरा, घड़ी की टिक टिक सुनता और समय से कहता हुआ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन जो भी वक्त है मैं उसे अपनी तरह से लिख ऊँगा।